ओके बच्चों, तो देखिए अपन लोग समझने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए व्हाट इज़ अ रेडिएशन। जो लाइट होती है इन ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, समझो। ओके, अब देखते हैं द रेडिएशन विच आर एसोसिएट दैट मीन्स अपने साथ में लिंक रखता है, अपने साथ में जोड़ के रखता है। एक ऐसा रेडिएशन जो अपने साथ में रखता है किसको किसको बेटा, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड को। अब समझिए ये क्या है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड क्या चीज़ होते हैं। ओके, एक फेमस साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग ने बोला कि यदि हाथ को ऐसे किया जाए, सो उन्होंने बोला था दाएं हाथ का नियम। ओके, तो उन्होंने बोला कि यदि हाथ को ऐसे रखा जाए तो यदि करंट को ज़मीन से ऊपर की ओर बहाएं, मतलब यहाँ से करंट ऊपर की ओर जाए, तो यहाँ से लेकर के ये वाली दूरी जो है मैग्नेटिकल फील्ड को शो करती है। मतलब कि आप समझिए यदि एक वायर है जो ये इधर है, यह करंट का सोर्स है और इधर लाइट जल रही है। ओके, तो इसकी लाइट की जलने से आई के जो करंट है ऊपर की ओर फ्लो होने से इसकी एक निश्चित या सर्टेन दूरी पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्रिएट होती है या प्रोड्यूस होती है। मतलब इतने से इतने वाले हिस्से में जितने भी डस्ट पार्टिकल आएंगे वह किसकी ओर खींचेंगे, इंटरेक्ट किसकी ओर होंगे, टुवर्ड्स द वायर और टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिकल सोर्स। ओके, इसी वजह से आप लोग देखे होंगे कि जो विद्युत लाइनें होती हैं वो बजती हैं दिन में, जब उसमें करंट बहता है तो बजती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि करंट की कोई आवाज़ नहीं होती जो उसको बजे। ओके, वो बजती क्यों है, यही है मेन रीज़न कि जब इलेक्ट्रिकल मतलब कि जो करंट है जब फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड राइज करती है जो चार दोनों ओर हो सकता है, इधर भी और इधर। तो उसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वह खींचे चले आते हैं टुवर्ड्स द वायर और वहाँ आकर के वह ब्रस्ट होते जाते हैं, फूटते जाते हैं, और वो फूटने की वजह से जो साउंड राइज होती है उसी को बोलते हो आप लोग क्या, जो फूटने की वजह से ही जो साउंड राइज होती है उसी को आप लोग समझते हो कि हाँ कुछ क्या हो रहे हैं, इसमें रख दीजिए दीदी, या कुछ आवाज़ आ रही है, देखिए। ओके, तो ये समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं। मैं क्या बोला हूँ, एक ऐसा रेडिएशन, सपोज मान लीजिए लाइट है जो अपने साथ में हमेशा इलेक्ट्रिकल चार्ज रखती है, मतलब कुछ करंट वाले पार्टिकल या इलेक्ट्रिकली पार्टिकल्स को अपने साथ में रखती है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है। ओके, आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक ऐसा रेडिएशन जो अपने साथ में ये रखे, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को रखे और दूसरा मैग्नेटिकल फील्ड को प्रोड्यूस करे, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव अंडर द एक्सेलरेशन। कोई इलेक्ट्रिकली चार्जिकल यदि मूव हो रही है फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, मैं कह सकता हूँ इनिशियल पोजीशन इज दिस वन, फाइनल पोजीशन इज दिस वन। ओके, यदि इसके अंदर यदि कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव हो रही है तो क्या करेंगे अपन लोग, अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड आर द प्रोड्यूस। तो सिंपल से मतलब है कि जब उसमें करंट बहेगा तो इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकल फील्ड क्या होंगे, क्रिएट होंगे या प्रोड्यूस होंगे, बनेंगे। ओके, विच आर ट्रांसमिटेड, दीज फील्ड आर द ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। लेकिन ये जो मैग्नेटिकल फील्ड निकल रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, ये किस फॉर्म पे हैं, वेव के फॉर्म पर हैं। ये दिखाई नहीं देते, सिर्फ एक तरीके का फील है, एहसास है, जो किनके लिए, डस्ट पार्टिकल को जो खींचता है वही एहसास है, वो ये वेव के तौर पर देखने को मिलते हैं। सच है साउंड बाहर दूसरे वाले जगह से कैसे हमारे तक पहुंचता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, सो दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर द सम काइंड्स ऑफ द वेव। ओके, तो ये प्रोड्यूस होते हैं। These waves are called the electromagnetic wave, और इन वेव को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। और दूसरी लैंग्वेज यदि हम यूज़ करें तो हम इनको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं जानी चाहिए। ओके, बहुत आसान से लैंग्वेज में हमने समझा है कि कोई रेडिएशन है, रेडिएशन का मतलब होता है द फॉर्म ऑफ लाइट। ओके, तो वह अपने साथ हमेशा इलेक्ट्रिकली दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल को रखती है, और चार्ज पार्टिकल होने की वजह से मैग्नेटिकल फील्ड भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल रेडिएशन बोलते हैं। ओके, यहाँ चीज़ें समझ में आई। ओके, और जो इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकल जो फील्ड प्रोड्यूस होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वेव के फॉर्म पर रहती हैं, जो दिखाई नहीं देती। ओके,
आगे आप हेडिंग डालिए और लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यदि इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है जो कि चार्ज पार्टिकल है तो ऐसे कंडीशन पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे बेटा, आर प्रोड्यूस होंगे। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, दीज फील्ड आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये फील्ड कैसे प्रोड्यूस होंगे, परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होंगे, और ईच अदर दैट मीन्स एक के जस्ट दूसरी ओर प्रोड्यूस होंगे। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है अपन लोगों ने, दे डू नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल, दैट मीन्स दे कैन इवन ट्रेवल इन द वैक्यूम। आप देखते होंगे लाइट, लाइट को मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ वन काइंड ऑफ रेडिएशन। ओके, सो जो लाइट है उसको मूव होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती। यदि मीडियम की जरूरत पड़ती तो सन से लेकर के हमारे तक लाइट कैसे पहुंच पाता, बीच वाला मीडियम तो कुछ है ही नहीं, वहां तो हवा भी नहीं ना कुछ और चीजें हैं। मीडियम सच ऐसा वाटर मीडियम, सच ऐसा ग्लासेस मीडियम, सच ऐसा एयर मीडियम, दीज आर अ मीडियम, बट एक ऐसी जगह जहां ये तीनों चीजें प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि जो लाइट है वो रेडिएशन है, उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती मूव होने के लिए। ओके, तो क्या लिखा है, दे डू नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल। ओके, दैट मीन्स दे कैन इवन ट्रेवल इन द वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां हवा ना हो। ओके, तो ऐसी स्थिति में वह क्या कर सकता है, आप जो रेडिएशन है वह मूव होते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टीज किसके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। अब अपना नेक्स्ट हेडिंग रहेगा वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ, कुछ पूछ रहे थे पोडियम। ओके, टू कीप मूविंग, ये है ऑसिलेटिंग, दैट मीन्स टू कीप मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर एंड बैक अगेन, एंड बैक अगेन। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखते हैं अपन लोग, विच आर द फर्स्ट वन, इट इज दैट द वेवलेंथ। वेवलेंथ, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपका लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा, इसको ध्यान रखना, लैम्डा बोलते हैं। वेवलेंथ को प्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। अब समझिए वेवलेंथ होता क्या है। आपने कभी इस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं की कि जो गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल होती है, उसके पीछे वाला लाइट रेड कलर की क्यों है, क्या नहीं, तो बाकी लाइट भी तो कर सकते थे। नहीं, ये नहीं प्यान, मैं पूछ रहा हूँ क्यों है वो, ऐसा हो सकता था तो उसमें दूसरा भी कलर अपन लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो भी रेड कलर में स्टॉप क्यों दिखाए जाते हैं। तीसरा एग्जांपल ये है कि सवेरे के टाइम पे और जब सन जो है सेट होता है उस टाइम पे रेड कलर क्यों दिखाई देता है। सब जगह वार्निंग देता है। नहीं, ऐसे कंडीशन पे वार्निंग देता है, फिर इसका क्या वार्निंग है, सवेरे और शाम को, वो तो बताऊंगा ही मैं, वो तो मैं सिर्फ आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा था। ओके, तो हमारा जो लाइट है दैट मीन्स जो सन से आने वाली लाइट है वह 7 कलर को अपने साथ में रखती है, इस बात को आप लोग जानते होंगे। ओके, और इसको यदि अच्छे से हमें देखना हो तो कोशिश करना, जब कभी भी आप नहाओ तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर लेना, उसके बाद ऊपर उछालने के बाद सन के रेसेस वहाँ से आ जाएं, ऐसा देखना, तो 7 कलर आपको दिखाई देते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म को धूप में रख दीजिए, 7 कलर ऑटोमेटिक सीक्वेंस वाइज दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल होता है रेनबो। रेनबो का आना, इट इज आल्सो वन काइंड ऑफ द व्हाट, प्रूवमेंट और एक्सपेरिमेंट विच प्रूव द लाइट एमिट द 7 डिफरेंट कलर्स। ओके, तो ये इन चीज कुछ एग्जांपल्स दिए। अब देखता हूँ वेवलेंथ होता क्या है। देखिए, हाँ बता रहा हूँ, जितने भी कलर होते हैं उन सब कलर में जो रेड कलर होती है उसकी वेवलेंथ हाई होती है। सबसे जो जितने भी कलर होते हैं 7 कलर, उसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की। तो रेड कलर की वेवलेंथ हाई होने की वजह से यह हमें दूर से ही नज़र आ जाता है। हाँ, तो वही तो है, लेकिन आपको ये बताना जरूरी था ना कि वेवलेंथ हाई होती है। और इसी टाइम पे सनसेट होते टाइम और राइज होते टाइम जो है हाई वेवलेंथ होने की वजह से रेड कलर का वो हमें आकाश थोड़ा सा रेड या लाइट रेड दिखाई देता है। ओके, ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो वेवलेंथ को समझते हैं, तो इसमें लिखेंगे इट मे बी डिफाइन एज द
It may be defined as the distance between two neighboring crest or trough of wave. It is denoted by किससे डोनेटेड किया जाता है बेटा? लैम्डा. इट इज डोनेटेड बाय लैम्डा. आप समझिए क्या लिखा गया है यहाँ. इट मे बी डिफाइन, इसको डिफाइन किया जा सकता है एज द डिस्टेंस बिटवीन, एक ऐसे डिस्टेंस को शो करके डिफाइन किया जा सकता है जो बिटवीन क्या हो, टू नेबरिंग क्रेस्ट और ट्रॉट ऑफ द वेव. दो अलग अलग वेव के जो बीच में जो डिस्टेंस बचता है उसको दिखा के करके अपन लोग डिफाइन कर सकते हैं दिस इज द वेवलेंथ. समझिए कैसे. एक सिंपल रेखा है जिसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं. तो इसमें दो चीज़ें क्रिएट होंगे, एक तो होंगे इलेक्ट्रिकली चार्ज वेव और दूसरा मैग्नेटिक वेव. ओके, तो सपोज मानिए ये इस तरीके से मूव हो रहे हैं, ये इस तरीके से, दिस इज द मैग्नेटिक वेव. ओके, और दूसरा चार्ज वेव को आप ऐसे शो कर दीजिए, ये इस तरीके से, दिस इज द चार्ज वेव और इलेक्ट्रिकली चार्ज वेव. तो ऐसे कंडीशन पर जो दो हायर पोजीशन के जो बीच का जो एरिया है ये कहलाती है इसकी वेवलेंथ पॉइंट. क्या कहलाती है? वेवलेंथ पॉइंट. क्या बोल रहा हूं? दो वेवों के बीच का जो डिस्टेंस बचता है उसको बोला जाता है वेवलेंथ पॉइंट. यही चीजें लिखी है कि वेवलेंथ को यदि हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे दिस इज द डिस्टेंस. ये क्या है? यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है बिटवीन, दैट मीन्स दो अलग अलग चीजों के बीच का. टू नेबरिंग मतलब होते हैं पड़ोसी, किसके? क्रेस्ट और थ्रॉट ऑफ द वेव. दो वेवों के बीच के, ये दो पड़ोसियों के बीच का जो हिस्सा बचता है, डिस्टेंस बचता है, उसी को अपन लोग वेवलेंथ पॉइंट कह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट लिखिए फ्रीक्वेंसी. नाम सुना है? फ्रीक्वेंसी सुना होगा भैया. चलिए बताते हैं. फ्रीक्वेंसी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा स्मॉल वी से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल वी से. आप समझिए फ्रीक्वेंसी होती क्या है. अरे वो साइंस के लैंग्वेज में समझना है प्यांशु. ओके, देखिए एक ये किसी का हाथ है, सपोज प्यांशु का हाथ, हैंड, ठीक है. उसके साथ में एक रस्सी बंधी हुई है, रस्सी के ऊपर एक पत्थर बंधा हुआ है. ओके, ये क्या कर रहा है? रस्सी के ऊपर पत्थर बंधा हुआ है, दो तरीके से घूमेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. यही दो हिस्से घूम सकता है. यदि वह ऐसा घूमता है क्लॉकवाइज तो 1 सेकेंड में वह कितने चक्कर कवर करता है? क्या बोल रहा हूँ? 1 सेकेंड में ये पत्थर कितने चक्कर कंप्लीट करता है, तो वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी. हाउ मैनी राउंड वुड बी कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड. क्या बोल रहा हूँ? हाउ मैनी, या टोटल नंबर ऑफ द राउंड कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड. जितने भी नंबर में रिपीट हो रहा है 1 सेकेंड में, जितने भी टाइम रिपीट हो रहा है या राउंड कर रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है. अब अपन लोग बात करते हैं टाइम पीरियड की. टाइम पीरियड क्या होता होगा बताइए? अगर 2 मिनट में पूरा होगा तो उसको 2 फ्रीक्वेंसी. हाँ बिल्कुल. ओके, तो टाइम पीरियड में क्या है? देखिए, एक चक्कर घूमने के लिए लगने वाला टोटल टाइम, यहाँ से लेकर पत्थर को यहाँ तक दोबारा इसी स्टेज में लाने के लिए एक चक्कर घूमने में जितना उसको टाइम लगा उसको बोला जाता है टाइम पीरियड. लेकिन 1 सेकेंड में जितनी चक्कर ये लगाता है वह कहलाती है इसकी फ्रीक्वेंसी. ओके, चलिए लिखते हैं. इसमें लिखिए इट मे बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ वेव. इट मे बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड.
इन 1 सेकेंड। वही लिखा हूँ क्या प्यांशु? देखिए मैं सिर्फ उसको समझाने के लिए बोला था, वही चीज़ें लिखी है कि एज द नंबर ऑफ वेव, जितने भी नंबर ऑफ वेव 1 सेकेंड में आते हों या कंप्लीट होते हों उसको अपन लोग फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। जिस तरीके से टोटल नंबर ऑफ द राउंड इन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, इट इज द फ्रीक्वेंसी। सो इट इज हियर आल्सो द नंबर ऑफ वेव कंप्लीटेड इन द 1 सेकेंड, it is a frequency, okay, and it is denoted by the small v, okay. Now the next, okay, देखिए जो ओके ओके यहीं तक लिखना है इसको। थर्ड लिखिए, ये है वेलोसिटी। नाम सुना है वेलोसिटी का? बिल्कुल सुना है, क्लास 9th में जब अपन लोग स्पीड पढ़ते थे। मैं नहीं पढ़ाया था, क्या हुआ? स्पीड पढ़ रहे थे। कौन? वेलोसिटी क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, लिखिए द डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव इन 1 सेकेंड, द distance travel by wave in 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया किसके द्वारा? वेव के द्वारा। ओके, 1 सेकेंड में वेव के द्वारा तय की गई टोटल दूरी क्या कहलाती है? आपका वेलोसिटी कहलाती है। ओके, वेलोसिटी का इन वैक्यूम ऑल टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी। देखिए बेटा, ये जरूरी नहीं है कि इसमें मीडियम हो तब इसकी वेलोसिटी कम हो जाए, या मीडियम ना हो तब इसकी वेलोसिटी कम हो जाए। इसमें कोई भी मतलब चेंजेस नहीं आते, इसकी वेलोसिटी हमेशा बराबर रहती है। इट्स वैल्यू इज, यहाँ लिखिए जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू होती है, वैल्यू इज, ये होता है 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसके हिसाब से क्या करती है? चलती है। और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V। कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल v से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रीक्वेंसी को। ओके, लास्ट में लिखिए, आपका ऊपर वाला हिस्सा मिटा दूं, वेव नंबर, ये चौथा है, वेव नंबर। वेव नंबर, ओके। अंडर द वेव नंबर यू कैन राइट वेव नंबर एज डिफाइन एज द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ। यहां लिखिए नंबर ऑफ वेवलेंथ नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। सो यू कैन राइट वेलोसिटी, प्लीज इधर लिख लो, वेलोसिटी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। वेवलेंथ, दैट्स वाई C इज इक्वल टू द V लैम्डा। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वहां से। C इज इक्वल टू C, इट इज द वेलोसिटी दिस। एक मिनट ना, क्या लिखवाया अपने लोगों ने यहाँ? ओके, ये है बेटा लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, C लाइट, यस, यहाँ लिख देना वेलोसिटी ऑफ लाइट। इक्वल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के। ओके, बाकी चीज़ें नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। थैंक यू।